नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। इतिहास की बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका नतीजा हमको पता होता है कि ये ऐसा हुआ था तो ऐसा हुआ था, उसका नतीजा ये हुआ। लेकिन उसके पीछे की कहानी क्या है, वो नतीजे तक पहुँचे कैसे, उसकी प्रक्रिया क्या थी, कौन लोग शामिल थे, कैसे वो हो पाया, इन बातों की जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। तो आज मैं ऐसा ही एक आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। भारत में आज़ादी के बाद 1947 के बाद जब रियासतों का विलय का सिलसिला शुरू हुआ तो सबसे बड़ी अड़चन आ रही थी हैदराबाद को लेकर। तो हैदराबाद में का जो निज़ाम था वो किसी भी हालत में भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं था, अड़ंगे डाल रहा था। तो आपको हमको सबको पता है कि हैदराबाद आज भारत का हिस्सा है, लेकिन कैसे हुआ। और ये भी पता है कि अगर सरदार पटेल ना होते तो शायद ये हो भी ना पाता। लेकिन सरदार पटेल के होने के बावजूद क्या समस्याएं आईं, कैसे मामला आगे बढ़ा, सरदार पटेल ने क्या व्यूह रचना की। सरदार पटेल ने इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन पोलो। अब आप देखिए कि इसके लिए उन्होंने हैदराबाद भेजने के लिए एक तो पहले बता दें कि हैदराबाद और भारत के बीच में एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ कि जहाँ जो जैसे है अभी वैसे रहेगा जब तक किसी समझौते पर नहीं पहुँचते। इसके लिए दोनों, मतलब उस समय तो एक तरह से कहें देश ही था अलग, तो दोनों अपने 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 एक जो है एजेंट जनरल भेजेंगे। भारत में भेजा गया हैदराबाद का प्रतिनिधि आया, और भारत से हैदराबाद किसको भेजा, सरदार पटेल ने किसको चुना, के एम मुंशी को, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पक्के सनातनी, संविधान सभा के सदस्य, और वो सनातन धर्म के लिए, अपने कमिटमेंट के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। अब बहुत सी खूबियां हैं उनकी, अब बताना शुरू करो तो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो सरदार पटेल ने के एम मुंशी को चुना। अब आप देखिए सरदार पटेल का चुनाव देखिए, सरदार पटेल को मालूम था कि ये काम के एम मुंशी से ही करा सकते हैं। वो ये जानते हुए भी कि के एम मुंशी का नाम सुनते ही जवाहरलाल नेहरू बिदक जाएंगे, फिर भी उसकी परवाह नहीं की। सरदार जब कोई ऑपरेशन प्लान करते थे तो उसमें डिस्कशन पहले कर लेते थे, लेकिन किस तरह से उसको एग्जीक्यूट करना है उसके बारे में किसी के नहीं सुनते थे। सुनते तो थे, मानते किसी के नहीं थे, वो चाहे कोई भी हो। तो ये उनको के एम मुंशी को अपॉइंट करने से पहले उन्होंने महात्मा गांधी से बात की। गांधी जी से उन्होंने कहा कि अगर निज़ाम से बात फेल हो जाए तो फिर क्या होगा, क्या करना चाहिए। तो महात्मा गांधी ने गुजराती में जवाब दिया, कहा कि फिर सब खत्म करने के अलावा विकल्प क्या होगा तुम्हारे पास। अब के एम मुंशी कहते हैं कि के एम मुंशी भी गुजराती थे, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि ये बड़ी जो है रहस्यमय बात थी, लेकिन ये कहा गांधी जी ने और इसको समझा सरदार पटेल ने। दोनों समझ गए एक दूसरे की भावना, और सरदार पटेल आगे बढ़ गए। के एम मुंशी मिलने गए गांधी जी से, तो गांधी जी ने कहा उनसे कि ये जो करने जा रहे हो ये तुम्हारा कर्तव्य भी है, ये तुम्हारा धर्म भी है। अब आप देखिए जिस बात को के मर्म को गांधी जी समझते थे, इतनी आसानी से समझ गए, बल्कि कहना चाहिए जवाहरलाल नेहरू आखिर तक नहीं समझ पाए। अब आप बार बार बहुत से लोग कहते हैं कि आप घुमा फिरा कर जवाहरलाल नेहरू को लाते हैं, लेकिन उस समय की आप बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू को अलग रखकर आप कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, गांधी जी की पहली पसंद थे। इन सब कारणों से हर फैसले में उनकी कोई न कोई भूमिका थी, इसलिए उनका नाम तो आएगा ही। तो उनके अपॉइंटमेंट से, के एम मुंशी के अपॉइंटमेंट से 5 दिन पहले सरदार पटेल ने उनको बुलाया और कहा कि हैदराबाद भारत का कैंसर है, क्या तुम हैदराबाद जाना पसंद करोगे। तो के एम मुंशी लिखते हैं कि एक दोस्त, एक सहयोगी और ये एक प्रशंसक से सरदार पटेल का ये अनुरोध नहीं था, ये आदेश था। मतलब इसमें कोई विकल्प नहीं था के एम मुंशी के सामने कि वो सरदार पटेल पूछ रहे हैं तुम जाना पसंद करोगे, वो कहेंगे कि नहीं नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा और ये समस्या, कुछ नहीं। ये आदेश था जिसका उनको पालन करना ही था। तो के एम मुंशी, और उनसे फिर कहा मीटिंग ख़त्म होने से पहले कि 5 जनवरी तक हर हाल में तुम्हें वहाँ पहुँच जाना है। उनका अपॉइंटमेंट, उनकी नियुक्ति हुई 25 दिसंबर 1947 को। 5 जनवरी को
सरदार पटेल के आदेश के अनुसार वो पहुंच गए। हैदराबाद में किसी विदेशी राजनयिक के आने पर ऐसा हंगामा पहले कभी नहीं हुआ जैसा के.एम. मुंशी के पहुंचने पर हुआ। खबर वहां पहुंची और उनके पहुंचने से पहले उनको एक नाम दे दिया गया शैतान का, कि शैतान आ रहा है। तो वहाँ अंग्रेज़ों के ज़माने में जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था अंग्रेज़ों का, जो जहाँ रुकता था, वो रेजिडेंसी या ऐसे कुछ नाम था उसका, वहाँ उनके रुकने की बात हुई। निज़ाम ने कहा यहाँ नहीं रुकने देंगे। समस्या हो गई कि उनका स्टाफ होगा, काफ़ी और लोग पहुँचने वाले थे, कहाँ रहेंगे। नहीं, उससे पहले एक बात और बताना ज़रूरी है आपको कि जब के.एम. मुंशी की नियुक्ति हुई तो उसका देश भर में बड़ा स्वागत हुआ। देश भर में स्वागत हुआ, उसके बारे में आर.सी. मजूमदार जो इतिहासकार हैं वो लिखते हैं कि अपने एक मित्र को उन्होंने ये बात बताई तो उस मित्र का जवाब था, आई एम सॉरी फॉर निज़ाम। तो उन्होंने कहा क्यों? तो मित्र का जवाब था, निज़ाम इज़ फिनिश्ड। के.एम. मुंशी का ये प्रभाव था। सरदार पटेल, वी.पी. मेनन, के.एम. मुंशी, ये तीन अहम किरदार थे। बाकी और इंडियन आर्मी पहुंची, वहाँ कैसे ऑपरेशन हुआ, उसके अलावा बहुत से लोग उसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन ये तीन अहम किरदार थे। ये के.एम. मुंशी और वी.पी. मेनन, ये ऐसे दो लोग थे जो सरदार के सबसे विश्वस्त लोगों में थे, जिन पर सरदार आंख बंद करके भरोसा करते थे। तो जो ब्रीफ दिया गया था उसके हिसाब से के.एम. मुंशी वहाँ पहुँचे। तो आखिर में जब समस्या हो गई कि वहाँ रुकेंगे कहाँ, निज़ाम ने मना कर दिया। जब उनके रेजिडेंस को लेकर ये समस्या हुई तो लई कली, जो जिसको निज़ाम ने कासिम रिजवी की सिफारिश पर अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, उससे के.एम. मुंशी ने कहा कि मैं हैदराबाद स्टेट का मेहमान बन जाता हूँ। और हैदराबाद से 15 किलोमीटर दूर एक बोलाराम रेजिडेंसी एक जगह थी, उन्होंने कहा कि मैं उसमें रुक जाऊँगा। इस पर समझौता हुआ, लेकिन फिर निज़ाम ने कहा कि नहीं, इसमें भी 11 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकते। तो उसके बाद फिर जो इंडियन आर्मी के पास जो बिल्डिंग्स थी उनमें से एक खाली कराई गई, 2 खाली कराई गई, उसमें के.एम. मुंशी और उनका स्टाफ वो वहाँ रुका। लेकिन वहाँ पहुँचते ही के.एम. मुंशी को समझ में आ गया कि इस क्रूर आखिरी मुग़ल सल्तनत के प्रतिनिधि का राज ख़त्म करना है। और उनको दूसरी बात जो समझ में आई कि असली विलेन यहाँ जो है वो कासिम रिजवी है। कासिम रिजवी इत्तेहाद मुस्लिमीन का मुखिया था और सबसे विषैला व्यक्ति था। तो के.एम. मुंशी लिखते हैं कि उनकी पहली मुलाकात निज़ाम से, जिसका पूरा नाम था निज़ाम मीर उस्मान अली, ये 7वां निज़ाम था, उससे मुलाकात हुई 9 जनवरी को। और उसका जो उन्होंने चित्रण किया है वो आपको सुन के बहुत आश्चर्य होगा। और आपको पता है कि हैदराबाद के निज़ाम के पास अकूत संपत्ति थी जिसकी थाह लगाना मुश्किल। आज तक निज़ाम की संपत्ति की बात होती है। और निज़ाम से जब उनकी पहली मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि एक मफलर जो उसके गले में था उसको कीड़ों ने काट कर उसको छलनी कर दिया था। एक पुरानी शेरवानी और पायजामा जो पहना हुआ था निज़ाम ने, उन्होंने कहा कि वो लगता है कि दर्जी के यहाँ ही आखिरी बार उस पर प्रेस हुआ था, उसके बाद कभी नहीं हुआ। और निज़ाम महा मक्खी चूस था, कंजूस तो था ही, मक्खी चूस था। मेहमान नवाजी में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसको 2 चीज़ों में, सारे मुग़ल जो जितने मुग़ल बादशाह हुए, जो जितने सत्ता में आए, सबकी 2 पसंद थी, एक सत्ता और दूसरा पैसा। निज़ाम को सत्ता के अलावा पैसे के मामले में वो शायद ही उसका कोई और मुकाबला कर पाता, जिस तरह का उसका स्वभाव था। ऐसा कहते हैं जो मुलाकात हुई के.एम. मुंशी की, वो किंग कोठी थी कोई। उनका कहना है कि कई कब्जा की हुई इमारतों का एक समूह था जो है, वहाँ निज़ाम रहता था। और वहाँ अलमारियों में, संदूकों में और दूसरे इस तरह के सामान रखने की जगहों में हीरे जवाहरात भरे पड़े थे। और एक बिल्डिंग का उन्होंने जिक्र किया कि उसमें कमरों में फर्श पर हीरे जवाहरात बिखरे रहते थे। और निज़ाम का सबसे बड़ा शौक़ था कि घंटों घंटों बैठकर अपनी जो ये संपत्ति है, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, इनको निहारता रहता था। हैदराबाद में
ये किस्सा बड़ा मशहूर था कि निज़ाम हैदराबाद अपनी संपत्ति को देखने में इतने मशगूल हो जाते हैं, इतना खो जाते हैं कि उनकी कॉफ़ी वहाँ कमरे में घूम रही गिलहरी और चूहे आकर उसमें मुँह मार लेते हैं। ये हाल था निज़ाम हैदराबाद का। तो जो के एम मुंशी ने निज़ाम हैदराबाद की जो उनकी पहली छवि बनी पहली मुलाकात के बाद, और ये आखिरी या कहें सरेंडर से पहले एक रात उनकी मुलाकात हुई थी, उसका जिक्र आगे करेंगे। उसके बाद इस बीच में उनसे निज़ाम से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पूरी मुलाकात में निज़ाम अपने असफ जही वंश की तारीफ़ करता रहा, उसके बारे में बताता रहा। वो बात करने गए थे हैदराबाद के भारत में विलय की। उनका भारत में विलय के प्रस्ताव के अलावा वो हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार था, विलय के मुद्दे पर कोई बात नहीं की निज़ाम ने। उन्होंने जो निज़ाम के बारे में कहा है कि धर्मांध, तानाशाह, गंदा और सनकी था। ये धारणा बनी के एम मुंशी की निज़ाम हैदराबाद के बारे में। और निज़ाम को अपनी सुरक्षा को लेकर भारतीय लोगों पर भरोसा नहीं था। उसके अरब जो है सिक्योरिटी गार्ड थे, वो हर समय उसके साथ चलते थे। और उसकी कंजूसी की बात की, उसकी आमदनी की बात करें, जो रेगुलर उसको आमदनी हो रही थी, उससे अब ये बात हो रही 1947-48 की, उससे 50 लाख रुपए का प्रीविपर्स मिलता था उस ज़माने में, और 2.5 करोड़ रुपया आता था जो ज़मीन वगैरह थी उससे जो आमदनी होती थी वो आता था। इसके बावजूद किसी को चाय पिलाने में भी निज़ाम को दिक्कत होती थी। इतना ही नहीं, उसका बहुत बड़ा हरम था। तो वहाँ जो बच्चे थे, वो उन बच्चों के बच्चे अगर कोई शिकायत करे, कोई झगड़ा करे, कोई समस्या पैदा करे, तो उनकी खुराक कम कर देता था कि इससे ये ठीक हो जाएंगे। तो कंजूसी के इतने किस्से हैं निज़ाम के जिसका कोई अंत नहीं। मुझे नहीं लगता कि किसी राजा, किसी बादशाह के बारे में कंजूसी के इतने किस्से होंगे जितने निज़ाम हैदराबाद के हैं। और ये भी था, और शायद मायावती ने, मुझे लगता है कि वहीं से सीखा शायद क्या, कि जो भी मिलने आए उसे कम से कम एक अशर्फी भेंट करनी पड़ती थी निज़ाम को। अशर्फी सोने की ही होती है, आपको पता है। तो कम से कम एक अशर्फी भेंट करनी पड़ती थी। उसके अलावा लोग तमाम तरह के उपहार, कीमती सामान लेकर आते थे, भेंट करते थे। इतना सब होने के बावजूद, इतना सब लगातार मिलने के बावजूद निज़ाम पैसे का भूखा था। वो 1948 में भी, 1948 में भी 1918 की बनी हुई खटारा कार चलाता था। गाड़ी पर भी पैसा खर्च करने की जो है उसने जहमत नहीं उठाई। तो के एम मुंशी जब वहाँ रहने लगे तो कुछ दिन में उन्होंने जो रिपोर्ट भेजी सरदार को, ये बताया कि निज़ाम की जो योजना है कि अगर भारतीय फ़ौज आती है हैदराबाद में तो रजाकारों की मदद से वो लड़ाई लड़ेगा। उसको उम्मीद थी कि अरब देश की सेनाएं भारत आ जाएंगी जैसे ही भारत की सेना हैदराबाद के लिए चलेगी, और जो है हैदराबाद की ओर से लड़ाई अरब की सेनाएं लड़ेंगी, अरब देशों की सेनाएं लड़ेंगी। जितने मुस्लिम देश हैं सब मदद के लिए निज़ाम के आ जाएंगे, ऐसा उसकी योजना थी, ऐसी उसकी कोशिश थी। इतना ही नहीं, इसके लिए वो पुर्तगालियों से बात कर रहा था कि गोवा के बंदरगाह के इस्तेमाल के लिए वो पैसा देने को तैयार था कि गोवा का बंदरगाह इस्तेमाल कर सकें, जिससे बाहर से जो सैनिक आए हैं इस्लामी देशों से उनको आने में कोई दिक्कत ना हो। तो के एम मुंशी ने दो काम किए, एक तो एक सूचनाएं दे रहे थे, दूसरे इत्तेहाद को कमज़ोर करने की लगातार कोशिश करते रहे। और सरदार पटेल को जो उन्होंने सूचनाएं भेजी, जो स्थिति की जानकारी दी, उसके आधार पर ही, उसके बाद ही सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो का फैसला किया। ऑपरेशन पोलो का फैसला हो गया। उसके बाद हालत ये थी कि जहाँ रुके हुए थे के एम मुंशी, वहाँ रजाकार युवक साइकिल लेकर हर समय तैनात रहते थे बड़ी संख्या में। जो वो कहीं भी जाएं उनकी जासूसी होती थी। तो के एम मुंशी ने सरदार पटेल को संदेश भेजा कि मेरी हालत वैसी ही है, ऐसे ही अकेला हो गया हूँ जैसे अशोक वाटिका में सीता जी की स्थिति थी। क्योंकि वहाँ हैदराबाद का निज़ाम का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो किसी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार नहीं था। जब ऑपरेशन पोलो की तैयारी हो गई
और हैदराबाद के निज़ाम को और उनके सलाहकारों को ये भनक लगी कि इंडियन आर्मी का एक्शन भी हो सकता है। तो कासिम रिजवी दिल्ली गया और सरदार पटेल से मिला। शायद मैं इस घटना के एक बार पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। दिल्ली गया, सरदार पटेल से मिला और कहा कि अगर भारतीय फ़ौज हैदराबाद आई तो हम सारे हिंदुओं को मार देंगे। तो सरदार पटेल ने बहुत शांति से सुना और कहा कि आपको क्या लगता है कि जब आप ये कर रहे होंगे तो हम क्या कर रहे होंगे। सरदार पटेल इसी भाषा में बोलते थे। ये सामान्य बात नहीं थी, ये सीधी सीधी धमकी थी कि ऐसा करने की सोचना भी मत, क्योंकि हम जो करेंगे उसको तुम झेल नहीं पाओगे। इसका निष्कर्ष ये था। लेकिन वो इस तरह की भाषा में नहीं बोलते थे, वो बड़ी संयत भाषा में, और क्योंकि अंदर से ताकत थी, कन्विक्शन था, उनको मालूम था अपनी ताकत पर, उनको मालूम था कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, इसलिए हमको कोई संकोच नहीं है, किसी से हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। कासिम रिजवी ने इतना ही नहीं, लौटने के बाद धमकी दी के मुंशी को कि आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो हम जो है आक्रमण कर देंगे जहाँ आप ठहरे हुए हैं। उसके बाद के मुंशी जो है डकन हाउस में शिफ्ट हो गए, जिसको उन्होंने दक्षिण सदन का नाम दिया। एक कार्यक्रम में के मुंशी ने अकबर की तारीफ़ कर दी, उसका बड़ा विरोध हुआ, इत्तेहाद ने विरोध किया। कासिम रिजवी और उनके लोगों ने कहा कि आपने बहुत गलत किया है, अकबर सच्चा मुसलमान नहीं था, जबकि निज़ाम एक इस्लामिक स्टेट के हेड हैं, उनके रहते हुए अकबर की तारीफ़ ये ठीक बात नहीं है। जिस दिन हैदराबाद की सेना ने सरेंडर किया, उससे एक रात पहले निज़ाम ने के मुंशी को बुलवाया और वो बिल्कुल जो है पस्त नज़र आ रहा था। उसने कहा मेरे गिद्धों ने सरेंडर कर दिया है, तो अब कितना समय लगेगा। सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो 13 सितंबर 1948 को शुरू किया और 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। लेकिन उससे पहले, एक दिन पहले या 2 दिन पहले, दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। नेहरू को खबर लग गई थी कि ऐसा ऑपरेशन सरदार पटेल प्लान कर रहे हैं। उन्होंने बैठक बुलवाई, जिसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार पटेल, उसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, उसके अलावा मौलाना आज़ाद, वीपी मेनन और डिफेंस सेक्रेटरी एचएम पटेल, इतने लोग थे। उसमें नेहरू जी आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा ये सब कैसे हो रहा है और आपका जो रवैया है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो मुझे पसंद नहीं है। और उन्होंने उसी बैठक में घोषणा की कि अब आगे से हैदराबाद से संबंधित हर मीटिंग में मैं रहूँगा। इसका संदेश ये था कि वो विभाग, रियासतों के विलय का विभाग है, वो नेहरू जी सरदार पटेल से लेकर अपने हाथ में ले रहे हैं। सरदार पटेल थोड़ी देर सुनते रहे, फिर बीच मीटिंग से चुपचाप उठे और चल दिए मीटिंग छोड़कर। उनके साथ साथ वीपी मेनन चले गए। वीपी मेनन ने जाकर अगले दिन कहा नेहरू जी से कि ये जो आपने किया ये ठीक नहीं है, अगर आपकी यही सोच है तो फिर मेरे इस विभाग में होने का कोई मतलब नहीं है, मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ। नेहरू जी को समझ में आ गया कि वो कुछ ज़्यादा बोल गए थे, सरदार पटेल को ये अच्छा नहीं लगा होगा। उन्होंने कहा कि मैं ज़्यादा आवेश में आ गया था, उसके लिए मुझे खेद है। लेकिन सरदार तो सरदार, उन्होंने इस सब की परवाह नहीं की कि नेहरू जी को ये पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, नाराज़ हैं, खुश हैं। ऑपरेशन पोलो अपनी तय तारीख को शुरू हुआ। भारतीय फ़ौजें पहुंच गईं। निज़ाम की फ़ौज लड़ नहीं पाई, उसने सरेंडर कर दिया और हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। देश में हैदराबाद छोड़िए, जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही थीं, हैदराबाद छोड़िए, देश के किसी हिस्से में एक जगह भी दंगा नहीं हुआ। ये सरदार पटेल थे। सरदार पटेल के बारे में हम लोग जितना जानते हैं, मैं इन दिनों थोड़ा और ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उससे पता चलता है कि जितना हम लोग जानते हैं, जो पब्लिक डोमेन में है उसकी बात कर रहा हूँ, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा और ज़्यादा जानते होंगे, वो बहुत ही कम है। उनके व्यक्तित्व को उस तरह से कभी उभरने नहीं दिया गया जो उनकी क्षमता थी, जो उनकी योग्यता थी, जो उनका व्यक्तित्व था। जब विलय हो गया हैदराबाद का और के मुंशी लौट कर आए दिल्ली,
तो सरदार पटेल ने कहा कि जाके ज़रा नेहरू से मिल लो। तो के.एम. मुंशी गए, पार्लियामेंट हाउस में उनके दफ्तर में गए। पहले तो नेहरू जी ने देखा और जैसे अनदेखा कर दिया, फिर जो है बोले हेलो मुंशी, फिर पलट कर जाने लगे और फिर लौट कर उन्होंने आके हाथ मिलाया और चले गए। के.एम. मुंशी लौट कर आए सरदार पटेल के पास। उन्होंने कहा कि आपको मुझे नहीं भेजना चाहिए था, मैं बहुत अपमानित महसूस कर रहा हूँ। अगर देश के प्रधानमंत्री का मुझ पर भरोसा नहीं है तो मुझे इस तरह का असाइनमेंट नहीं मिलना चाहिए था। सरदार पटेल पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने कहा ऐसा है, तुमसे बहुत से लोग नाराज़ हैं। कुछ लोग नाराज़ हैं कि तुमने इत्तेहाद की ताकत ख़त्म कर दी, कुछ लोग नाराज़ हैं कि निज़ाम हैदराबाद को सीधे उन्हें नहीं हटाने दिया, और कुछ ऐसे हैं जो अपनी नाराज़गी मुझ पर जाहिर नहीं कर सकते। उन सब के निशाने पर तुम हो। तो ये सरदार पटेल जैसा व्यक्ति तो मुझे लगता है भारतीय राजनीति में कोई नहीं हुआ। जो गहराई थी, जो विषयों की समझ थी, जो दूरदर्शिता थी। आप तिब्बत का मामला देखिए, कश्मीर का मामला देखिए, फॉरेन अफेयर्स के उसके वो एक्सपर्ट नहीं थे। गांधी जी ने इसीलिए नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने में के फैसले में ये भी एक बात थी कि उनको लगता था कि विदेशी मामलों में नेहरू ज़्यादा बेहतर होंगे सरदार पटेल से। लेकिन सरदार पटेल की चिट्ठियाँ देखिए, उनके बाकी डॉक्यूमेंट्स देखिए, उनकी राय देखिए विदेशी मामलों में, तो आज भी वो प्रासंगिक नज़र आती है। नेहरू की गलती समझ में आती है। सरदार पटेल अगर उनकी जगह होते तो क्या होता, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। तो हैदराबाद जो है उसका विलय सरदार पटेल और केवल सरदार पटेल करा सकते थे। अगर वो नहीं होते, आज हमको आपको हैदराबाद जाने के लिए वीज़ा लेना पड़ता। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।